नमस्कार दोस्तों। तो आज आप लोगों को जीव विज्ञान कक्षा 9 का अध्याय 1 जिसका नाम है कि कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई, इसका आप लोगों को लघु उत्तरीय का प्रश्न उत्तर करवाएंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं दो के प्रमुख कार्य बताएं। जिसका क है राइबोसोम। इसका कार्य है कि इनमें प्रोटीन संश्लेषण होता है। ख है माइटोकॉन्ड्रिया। इसका कार्य है कि इनमें उपस्थित कोशिकीय श्वसन के एंजाइम के चलते भोजन का संपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। इसके फलस्वरूप जीव के लिए ढेर सारी अति आवश्यक ऊर्जा मुक्त होती है। इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिकीय ऊर्जा गृह कहा जाता है। यह ऊर्जा एटीपी के रूप में जमा रहता है। कोशिका नए यौगिक के निर्माण के समय एटीपी में संचित ऊर्जा का इस्तेमाल करती है। क्रिस्टी से अंदर की झिल्ली का सतह क्षेत्र बढ़ता है। ग है हरित लवक। इसके कार्य हैं कि ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाए जाते हैं एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। घ है गुणसूत्र। इसके कार्य हैं कि एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में वंशागत सूचना प्रेषित करना। ग है गोल्जी। ईआर संश्लेषित पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा पैक कर कोशिका के बाहर और अंदर विभिन्न क्षेत्रों में भेजता है। कोशिका का मुख्य श्रवण अंगक है लाइसोसोम एवं पैराक्सीसोम के निर्माण में मदद करता है। कुछ परिस्थितियों में इनमें सामान्य शक्कर से जटिल शक्कर का निर्माण होता है। पादप कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट बनाने में सहायक है। च है रिक्तिका या रसधानी। इसके कार्य हैं कि जंतु कोशिका में यह जन संतुलन का कार्य करती है। कोशिका रस में मौजूद विभिन्न पदार्थों को कोशिका द्रव से अलग रखती है। कुछ एक कोशिकीय जीवों में विशिष्ट रसधानियाँ कुछ विशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायक होती है। पादप कोशिकाओं में ये स्फीति तथा कठोरता प्रदान करती है। 6 है कोशिका भित्ति। इसका आंसर है कि यह कोशिका को निश्चित रूप प्रदान करती है। यह कोशिका को सुरक्षा और सहारा भी प्रदान करता है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है। यह कोशिका को सूखने से बचाता है। ज है कोशिका झिल्ली। यह एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। यह कोशिका का एक निश्चित आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यह भिन्न भिन्न प्रकार के अणुओं को बाहर निकलने एवं अंदर आने में नियंत्रण करती है। जंतु कोशिका में यह सिलिया, फ्लैजिला, माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक है। झ है लाइसोसोम। कोशिका में प्रवेश करने वाले बड़े कणों एवं बाह्य पदार्थों का पाचन करता है। अंतःकोशिकीय पदार्थों तथा अंगकों में टूटे फूटे भागों को पाचित कर कोशिका को साफ करता है। जीवाणु एवं वायरस से रक्षा करता है। जिस कोशिका में रहता है उसी को आवश्यकता अनुसार नष्ट करने का कार्य करता है। दूसरा है किस प्रकार की कोशिका को प्रोकैरियोटिक कोशिका कहा जाता है। तो इसका आंसर है कि प्रोकैरियोटिक प्रकार की कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। वह नाभिकीय क्षेत्र न्यूक्लियोइड कहलाता है। इस कोशिका का द्रव के साथ सीधा संपर्क होता है। तीसरा क्वेश्चन है पादप कोशिकाओं और जंतु कोशिकाओं में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर है पादप कोशिका पहले। तो इसका क है सेलोस से बनी कोशिका अभिहिती होती है। ख लवक पाए जाते हैं। ग रिक्तिका बड़ी होती है। घ सेंट्रोसोम नहीं होता है। अंग गोल्जी उपकरण डिक्टियोसोम के रूप में होता है। च प्रायः आकार में बड़ी होती है। अब जंतु कोशिका को देखिए। तो इसका क है कोशिका भित्ति नहीं होती है। ख लवक नहीं होती है। ग रिक्तिका नहीं होती है या बहुत छोटी होती है।
घ सेंट्रोसोम होता है। अंग गोल्जी उपकरण पूर्ण विकसित होता है। च अपेक्षाकृत आकार में छोटी होती है। चौथा क्वेश्चन है कि यदि गोल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसका आंसर है कि यदि कोशिका में गोल्जी उपकरण ना हो तो अंतर्द्रवी जालिका में बने पदार्थों का कोशिका के अंदर व बाहर आवश्यक भागों को स्थानांतरण बंद हो जाएगा। लाइसोसोम का निर्माण नहीं होगा, जिसमें बहुत सी एंजाइमों व हार्मोनों का निर्माण नहीं होगा, जिससे कोशिका से अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन नहीं होगा। इन सब से कोशिका का जीवन कम हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है कि कोशिका के किस अंग को बिजली घर कहते हैं और क्यों। तो इसका आंसर है कि माइटोकॉन्ड्रिया में भोजन की ऑक्सीजन से ऊर्जा मुक्त होती है, यहीं पर एटीपी के रूप में संचित होता है, इसीलिए इसे कोशिका का ऊर्जा संयंत्र कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का बिजली घर अथवा ऊर्जा घर कहा जाता है, क्योंकि यह भोजन के ऑक्सीकरण तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। छठा क्वेश्चन है एंडोसाइटोसिस किसे कहते हैं। तो इसका आंसर है कुछ एक कोशिकीय जंतु जैसे अमीबा में कोशिका झिल्ली का लचीलापन कोशिका को इस योग्य बनाता है कि अपने बाहरी वातावरण से ये भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों का अधिग्रहण कर सकती है। कोशिका झिल्ली द्वारा संपन्न होने वाली इस क्रिया को एंडोसाइटोसिस कहते हैं। सातवां क्वेश्चन है कि लवक कितने प्रकार के होते हैं एवं इनके क्या कार्य हैं। तो आंसर है कि लवक 3 प्रकार के होते हैं। पहला अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, ख वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, ग हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। अब इसके कार्य निम्नलिखित हैं। पहला कार्य क है ल्यूकोप्लास्ट मुख्यतः जड़ की कोशिकाओं में पाए जाते हैं और खाद्य संचय का कार्य करते हैं। इसमें स्टार्च, प्रोटीन तथा तेल जैसे पदार्थ संचित रहते हैं। ख है क्रोमोप्लास्ट फूलों और बीजों को विभिन्न रंग प्रदान करते हैं। ग है क्लोरोप्लास्ट मुख्यतः पत्तियों में पाया जाता है एवं भोजन संश्लेषण में सहायक है। आठवां क्वेश्चन है केंद्रक झिल्ली में पाए जाने वाली छिद्र का क्या कार्य है। तो इसका आंसर है केंद्रक झिल्ली या केंद्रक कला में पाए जाने वाली छिद्रों के द्वारा केंद्रक द्रव्य एवं कोशिका द्रव्य के बीच पदार्थों का आदान प्रदान होता है। नौवां क्वेश्चन है कि जीन को आनुवांशिकी इकाई क्यों कहते हैं। तो इसका आंसर है क्योंकि जीन पैतृक गुणों के वाहक होते हैं, इसीलिए इसको आनुवांशिक इकाई कहते हैं। 10वां क्वेश्चन है कि विसरण तथा परासरण में क्या अंतर है। तो आंसर है कि विसरण में पहले है यह क्रिया पदार्थ की तीनों अवस्थाओं जैसे कि गैस, ठोस, द्रव में होती है। ख है इसमें अर्धपराग में झिल्ली होना आवश्यक नहीं है। अब परासरण में देख लेते हैं। इसका क है कि यह क्रिया केवल द्रव पदार्थों में होती है। ख है इसमें 2 भिन्न सांद्रण घोलों के मध्य अर्धपराग में झिल्ली होना आवश्यक है। 11वां क्वेश्चन है कि जीवों में पदार्थों का परिवहन की आवश्यकता क्या है। तो आंसर है कि जीवों में उपयोगी का उनके मूल स्रोतों से शरीर के प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने तथा अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थों को कोशिकाओं से निकालकर गंतव्य स्थान तक पहुंचाने की क्रिया को पदार्थों का परिवहन कहते हैं। पदार्थों के परिवहन में कोशिका में मौजूद कोशिका झिल्ली मुख्य भूमिका निभाती है। यह कार्य विसरण एवं परासरण क्रियाओं द्वारा संपन्न होती है। जीवों में गैसों का आदान प्रदान विसरण द्वारा होता है, जबकि पौधे अपने मूल रोम से जल का अवशोषण परासरण द्वारा करते हैं। अतः जीवों में पदार्थों के परिवहन की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। 12 क्वेश्चन है कि क्रोमोसोम तथा क्रोमैटिड में क्या अंतर है। तो इसका आंसर है कि क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र, जिसका क है क्रोमोसोम महीन, लंबा तथा अत्यधिक कुंडलित धागे के रूप में दिखाई देता है। ख है क्रोमोसोम बेलनाकार होते हैं। ग है क्रोमोसोम के 3 भाग होते हैं, पेलिकल, मैट्रिक्स तथा क्रोमैटिड। क्रोमैटिड अर्धगुणसूत्र
इसका क है, दो समानांतर कुंडलित धागे के समान रचना होती है। क है, क्रोमेटिड बेलनाकार नहीं होती है। ग है, क्रोमेटिड के कोई भाग नहीं होते हैं। 13 का क्वेश्चन है कि यूकैरियोटिक कोशिकाओं के मुख्य लक्षण क्या होते हैं। तो आंसर है क, इसका सामान्यतः आकार बड़ा होता है। ये केंद्रक झिल्ली का द्वारा घिरा रहता है। ग है, इसमें एक से अधिक गुणसूत्र होते हैं। घ, इसमें केंद्रिका पाई जाती है। अंग, इसमें झिल्लियों से बने कोशिकांग पाए जाते हैं। च, इसमें कोशिका विभाजन समसूत्री तथा अर्धसूत्री विधियों से होता है। 6 है, इसमें अनेक क्रोमोसोम पाया जाता है। 14 क्वेश्चन है कि वायरसों में सजीवों का लक्षण क्यों नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर है कि झिल्ली जीवों का एक आवश्यक हिस्सा होता है। वायरस में किसी प्रकार की झिल्ली नहीं होती है, इसके चलते इसमें सजीवों का लक्षण नहीं पाया जाता है। 15 है, चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका तथा खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका में मुख्य अंतर क्या है। तो इसका आंसर है, खुरदरी अंतःप्रद्रवी जालिका की सतह पर राइबोसोम होते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, जबकि चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका पर राइबोसोम नहीं होते हैं। ये लिपिडों को स्रावित करती है। तो आज भर के लिए इतना ही। अब बाकी का जो दीर्घोत्तरीय है वो वीडियो के अगले पार्ट में लाऊंगा। धन्यवाद।